हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज में हमने मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 1, जो कि हम दर्पण सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी से ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 अंक के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुर्थ क्या होता है? तो पुरुषार्थ चतुर्थ प्रायः मनुष्यों के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। यह अर्थ, काम, मोक्ष है, और इनको ही क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। चतुर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये 4 हैं। तो क्या होगा? पुरुषार्थ चतुर्थ क्या होते हैं? 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इनको वेदों में पुरुषों के लिए 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। महर्षि जो मनु थे, उन्होंने पुरुषार्थ चतुर्थ के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सराहर नाहर राय, ये क्या है? यह स्थान है, हड़प्पा कालीन मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ये क्या है? सराह नाहर राय। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जिसको 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का ही माना जाता है। मानव ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया था। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सराह नाहर राय से मिले हैं। सराह नाहर राय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। जहाँ पे किसने ली थी? जो मानव था उसने स्थायी जीवन प्रारंभ किया था, सराह नाहर राय में, उत्तर प्रदेश में है, और 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का यह समय दर्शाता है। जैन धर्म के सिद्धांत बताइए। तो जैन धर्म के सिद्धांत, पहले तो निवृत्ति मार्ग, सांसारिक सुखों से दूर रहने पर जोर दिया गया है। निवृत्ति मार्ग में क्या कहा गया है? हर वृत्ति से दूर हो जाना, मतलब जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनसे दूर हो जाना, सांसारिक सुखों से दूर होने पर जोर दिया है। निर्वाण मतलब राग, द्वेष और आसक्ति के बंधन से मुक्त होने का ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। निर्वाण क्या होता है? राग द्वेष, किसी से भी मतलब प्रीति न रखना और किसी से भी दुश्मनी न रखना। आसक्ति से, बंधन से मुक्त हो जाना, मतलब जितने भी जो आपको प्रेरित, मतलब जो आपकी हॉबीज हैं या फिर जो आपकी आसक्ति हैं, उनके बंधन से मुक्त हो जाने को ही क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। त्रिरत्न, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का वर्णन किया गया है। त्रिरत्न में क्या दिया गया है? सम्यक दर्शन मतलब अच्छा देखना, सम्यक ज्ञान मतलब अच्छा पढ़ना, और सम्यक चरित्र मतलब अच्छा चरित्र रखना। पंच अनुव्रत बताए गए हैं, जिसमें थी सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। जैन धर्म के सिद्धांत में 3 प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। पहला आता है निवृत्ति मार्ग, मतलब सारे संसारिक सुखों से दूर हो जाना या मुक्त हो जाना, निवृत्ति मार्ग। दूसरा है निर्वाण, मतलब जितने भी राग, द्वेष या फिर जितने भी आसक्ति के बंधन है उनसे मुक्त हो जाना निर्वाण प्राप्त कहलाता है, या निर्वाण प्राप्त कर लेना हो रहा है। त्रिरत्न बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान पर बल दिया गया है। फिर आते हैं पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत कहा गया है। सबसे से पहले आता है सत्य, सबसे बड़ा चरित्र है। तो सत्य, अहिंसा, अहिंसा ना करना, आस्ते मतलब कुछ भी मतलब इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। 5 जैन सिद्धांत दिए गए हैं। सभा और समिति, वैदिक काल में 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, जिसको सभा और समिति कहा जाता था। समिति कबीलों के सभी लोगों की संस्था थी, जो कबीले के जितने लोग थे वह समिति के सदस्य थे। सभा कबीले के जो वरिष्ठ लोग थे वह संस्था के सदस्य थे, जो कि नागरिक कार्यों में राजा की मदद करते थे। तो सभा और समिति क्या है? तो वैदिक काल की 2 प्रमुख समितियां थी या संस्थाएं थी। सभा में जो बस वरिष्ठ लोग होते थे कबीले के, वो आते थे, जो कि न्यायिक कार्यों में राजा की मदद करते थे। सभा मतलब प्रतिष्ठित लोगों की सभा थी। समिति मतलब कबीले के जितने लोग थे वो समिति के सदस्य आते थे। और अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, और सभा और समिति, जो जिनका नाम क्या है? सभा और समिति। यह अथर्ववेद में कहा गया है। तो 3 मार्कर यहाँ से बन जाएंगे, 3 पॉइंट बन गए। फिर आता है मिलिंदोपन्हु। यह पाली भाषा में नागसेन द्वारा रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। तो मिलिंदोपन्हु क्या है? नागसेन द्वारा रचित है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना काल 100 ईसा पूर्व मानी जाती है। मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने की कथा का वर्णन किया गया है। मतलब जो मिनांडर है उसने जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उनके साथ वाद विवाद किया था, मतलब बातचीत होती, प्रश्नोत्तर वाला। तो उसके उपरांत जो मिनांडर है वो जैन अनुयायी बन गया था। तो उसका विवरण किसमें मिलता है? हमें मिलिंदोपन्हु में मिलता है। इसमें क्या दिया गया है? नागसेन द्वारा रचित है, बौद्ध ग्रंथ है, और मिलिंद मतलब मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद है इसका वर्णन इसमें दिया गया है।
अब आते हैं 5 मार्कर या 6 मार्कर प्रश्न। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो वैदिक साहित्य में भारत की भौगोलिक स्थितियां थी, विशेषताएं थी, उनका वर्णन कीजिए। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आते हैं तथा साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही शामिल किए गए थे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही लिखे गए थे। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या थी? पहली बात तो क्षेत्र। वैदिक साहित्य में आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया है। तो क्षेत्र कहाँ बताया गया है? भौगोलिक स्थिति मतलब जो आर्यों का निवास स्थान बताया गया है सप्त सिंधु प्रदेश। भौगोलिक विस्तार सप्त सैंधव देश, पूर्व में हिमालय और तिब्बत, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली से घिरा हुआ था। इसका भौगोलिक विस्तार कैसा था सप्त सैंधव का? तो पूर्व में हिमालय और तिब्बत था, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान था, पश्चिम में अफगानिस्तान था और दक्षिण में अरावली से घिरा हुआ था। पर्वत कौन कौन से थे? हिमालय था, विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, जबकि इसमें अर्जिका, मुंजवंत और शिलावंत जो कि सुलेमान पर्वत श्रेणी सभी हिमालय पर्वत की ही श्रेणी है, यहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक स्थिति में हमें किन किन का? अर्जिका, मुंजवंत और शिलावंत जो कि सुलेमान श्रेणी है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन मिलता है। नदियाँ ऋग्वेदिक में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। स्त्रोत में हमें क्या मिला है? 21 नदियों का वर्णन मिला है, जिसमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा अर्थात काबुल का वर्णन मिलता है। तो वैदिक साहित्य में भारत की जो भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। क्षेत्र कौन सा था? तो जो आर्यों का निवास स्थान था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। भौगोलिक विस्तार इसका कितना था? तो सप्त सिंधु के पूर्व में हिमालय और तिब्बत आते थे, पश्चिम में उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरावली से घिरा हुआ था। प्रमुख पर्वत स्थलों का ही वर्णन मिलता है। हिमालय, विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है और हिमालय की कुछ श्रेणियां जैसे कि अर्जिका, मुंजवंत और शिलावंत सुलेमान श्रेणी का हमें वर्णन मिलता है। नदियों में जो ऋग्वेद का सूत्र स्त्रोत है वहां से हमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। सूत्र मतलब जो नदियों हैं, नदियों का वर्णन मिला है, तो 21 नदियों का वर्णन मिला है, जिसमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में काबुल नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल एवं मौर्य काल का अंतर स्पष्ट कीजिए। गुप्त काल और मौर्य काल में क्या क्या अंतर थे, उनकी कला में क्या अंतर थे, हमें वो स्पष्ट करना है कि गुप्त कला और मौर्य कला में क्या अंतर है, स्पष्ट करने हैं। तो मौर्य कला, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर को लिखना। तो मौर्यकालीन कला विकास का प्रारंभिक काल प्रतीत होता है, वहीं पर जो गुप्त काल है वह कलात्मक विकास की प्रगति को दर्शाता है। मतलब जो मौर्य कलात्मक विकास का प्रारंभिक काल है, मतलब जो मौर्य कला थी वो कैसी थी? कला की प्रारंभिक काल थी, और जो गुप्त काल थी वो की विकास की प्रगति को दर्शाता है। कला की अच्छे से विकास हो गई है, उसकी प्रगति को कौन दर्शाता है? गुप्त काल दर्शाता है। मौर्य काल बुद्ध धर्म से प्रभावित नजर आता है, वहीं पर जो गुप्त काल है वह तात्कालिक धर्म विकास, तात्कालिक आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप थी। गुप्त काल ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का काल माना जाता है। तो गुप्त काल कैसा था? बुद्ध धर्म से प्रभावित था, जबकि गुप्त काल है वहाँ की जो कला थी वो धार्मिक विश्वास, तात्कालिक आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप थी और ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान का काल माना जाता है। गुप्त काल में स्थापत्य में मंदिरों की प्रधानता रही है, जबकि जो मौर्य काल था उसमें स्थापत्य में स्तूप और गुफाओं की कला का प्रारंभ या प्रधानता रही है। गुप्त काल में मंदिर की प्रधानता रही है और मौर्य काल में स्तूप और गुफा कला रहती थी। मौर्य काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब जब मौर्य काल चल रहा था तो मंदिर बनते ही नहीं थे, जबकि जो गुप्त काल है इसमें सबसे ज्यादा मंदिर बने हैं। भगवान मतलब वैष्णव और जो हिंदू के जो हैं ब्राह्मणवादी हैं वो कब बने हैं? गुप्त काल में सबसे ज्यादा बने हैं। मौर्य काल में स्तूप और गुफाओं पर बल दिया गया था, मंदिर तो बनते ही नहीं थे। गुप्तकालीन स्थापत्य में पत्थरों के साथ साथ ईंटों का उपयोग भी प्रचुरता से किया गया है, लेकिन जो मौर्य काल है उसमें स्तंभ निर्माण, स्तूप निर्माण, गुफाओं के निर्माण में अधिकांशतः बल दिया गया है और पत्थर का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल में पत्थर और ईंट दोनों का प्रयोग होता था, लेकिन जो मौर्य काल था इसमें स्तंभ निर्माण हुए हैं, स्तूपों का निर्माण हुआ है और गुफाओं का निर्माण हुआ है, जिसके लिए पत्थरों की
इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण में भी एक विशिष्ट शैली विकसित हुई है। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण में विशिष्ट शैली निर्मित हुई है। इसमें 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो कि मथुरा स्कूल, सारनाथ स्कूल और तीसरा था पाटलिपुत्र स्कूल। जबकि मौर्य काल में केवल पशुओं की प्रतिमाएं या फिर मूर्तियां ही प्रारंभ हुई थीं। गुप्त काल में क्या है, भगवानों की मूर्ति बनने लगी, मतलब बहुत सारी मूर्ति की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ था गुप्त काल में। 3 प्रमुख केंद्र बनाए गए थे सीखने के लिए और सिखाने के लिए, मथुरा स्कूल, सारनाथ स्कूल और तीसरा था पाटलिपुत्र स्कूल। जबकि जो मौर्य काल है उसमें से पशुओं की मूर्ति बनाई जाती थी। गुप्त काल का एक प्रमुख महत्वपूर्ण अभिलक्षण चित्रकला का विकास था। गुप्त काल में क्या हो गया, चित्रकला का विकास हो गया था। गुप्त काल में अजंता और बाघ गुप्त चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं, जबकि जो मौर्य काल है वह चित्रकला के लिहाज से गौण काल रहा है, मतलब ज़्यादा चित्रकला का यूज नहीं किया गया है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं कि हमें इनकी कलात्मक विशेषताएं देखनी है, कला देखनी है दोनों की। तो मौर्य काल में कला का विकास हो रहा था, मतलब प्रारंभिक काल चल रहा था, लेकिन गुप्त काल में यह बहुत अच्छे से विकास प्रगति कर चुका था कला की। इसमें क्या क्या अंतर थे, तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म से प्रभावित था, जबकि जो गुप्त काल है वह धार्मिक विशेषताओं पर, आर्थिक सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान दे रहा था और ब्राह्मणवादी था। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण होने लगा था, जबकि जो मौर्य काल है वहाँ पर स्तूप और गुफाओं का प्रधानता थी और मंदिर तो बनते ही नहीं थी मौर्य काल में। गुप्त काल में पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन जो मौर्य काल था उसमें सिर्फ स्तूप या फिर गुफाएं या फिर स्तंभों का निर्माण होता था, जो कि प्रायः किससे होता था, पत्थरों से इस्तेमाल किया जाता था। गुप्त काल में मूर्ति का निर्माण होने लगा था और अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसके प्रमुख 3 केंद्र थे। पहला था सारनाथ, दूसरा था मथुरा और तीसरा था पाटलिपुत्र। जबकि जो मौर्य काल था इसमें सिर्फ पशुओं की ही प्रतिमाएं बनाई जाती थी। गुप्त काल में एक अभिलक्षण चित्रकाल कला का कार्य रहा है, मतलब चित्रकला बहुत ज़्यादा की गई है, जैसे कि अजंता की गुफा में या फिर बाघ की गुफा में हमें देखने को मिलता है। लेकिन मौर्य काल में चित्रकला के लिहाज से ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी या फिर ज़्यादा विकास भी नहीं है, तो गौण काल माना जाता है। वैदिक कालीन जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रभाव प्रदर्शित कीजिए। मतलब जो वैदिक काल है हमें उसके जीवन में क्या बताना है, विज्ञान एवं तकनीकी का प्रभाव प्रदर्शित करना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वैदिक काल में विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव बताना है। वैदिक कालीन जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी में के प्रारंभिक परंतु विकसित साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। हमें प्रारंभिक और विकसित साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। गणित के क्षेत्र में यजुर्वेद में 10 खरब तक की संख्या का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, यजुर्वेद में हमें 10 खरब तक की संख्या का वर्णन मिलता है। खगोल शास्त्र, भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों से माना जाता है। इसका खगोल शास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ है, वेदों से हुआ है। वेदांग साहित्य में ज्योतिष का वर्णन किया गया है और खगोल विज्ञान के सिद्धांत पर भी बल दिया गया है। तो वेदांग साहित्य में ज्योतिष पर का प्रयोग किया गया है और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर भी बल दिया गया है खगोल शास्त्र का वर्णन। फिर आता है ज्यामिति। वैदिक काल में आर्य यज्ञों की वेदियों को बनाने के लिए ज्यामिति का ज्ञान का प्रयोग करते थे, जिसका वर्णन हमें वेदांगों से मिलता है। तो ज्यामिति का प्रयोग किसमें किया है, तो वैदिक काल में जो आर्य थे वो यज्ञों की वेदी बनाने के लिए ज्यामिति का ज्ञान का प्रयोग करते थे, जिसका वर्णन हमें वेदांगों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारी चिकित्सा। भारतीय चिकित्सा पद्धति के वर्णन में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है। हमें चिकित्सा से संबंधित जो ज्ञान है लिखित, वो कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में भैजव्य सूत्र में विविध रोगों के उपचार की जानकारी मिलती है और सामान्यतः चिकित्सा एवं मानसिक चिकित्सा के विषय पर भी हमें विस्तृत विवरण मिलता है अथर्ववेद में। चिकित्सा अथर्ववेद में दिया गया है, जिसमें हमें भेषज सूत्र में विविध रोगों के उपचार की जानकारी मिलती है। भेषज अथर्ववेद में हमें इसका वर्णन मिलता है। गणित के क्षेत्र में यजुर्वेद में हमें 10 अरब संख्या तक का ज्ञान मिलता है। खगोल शास्त्र में का जो उद्भव है वो वेदों से हुआ था और ज्यामिति का भी प्रयोग करते थे वेदांग संहिता में। ज्यामिति का प्रयोग जो आर्य थे वो यज्ञों की वेदी बनाने में ज्यामिति का प्रयोग करते थे, जिसका वर्णन हमें वेदांगों से मिलता है। चिकित्सा, इसकी पद्धति का विकास अथर्ववेद में हमें लिखित रूप में मिलता है। अथर्ववेद के जो भेषज सूत्र था वहाँ से हमें अलग अलग मानसिक चिकित्सा एवं सामान्य चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है। 11 मार्कर क्वेश्चन।
मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की चर्चा करते हुए उनका महत्व प्रदर्शित कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनके अलग अलग स्तर बताने हैं, उनका महत्व स्थापित करना है। प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन की, उनके प्रमुख स्तर और उनके महत्व। मौर्यकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मुख्यतः हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और अशोक के स्तंभों से मिलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्राज्य की एकता, अखंडता को बनाए रखना था, साम्राज्य का विस्तार करना एवं लोक कल्याणकारी राज्य करना था। तो मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन हमें मेगास्थनीज के इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य की एकता करना, अखंडता बनाए रखना, साम्राज्य का विस्तार करना एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को करना। इसके केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय, इनका प्रशासन मतलब विकेंद्रीकृत था। केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था, ग्राम प्रशासन था, नगरीय प्रशासन था, नागरिक न्यायिक प्रशासन था, राजस्व का प्रशासन था और सैन्य प्रशासन था। अलग अलग प्रशासन थे और अलग अलग मतलब विकेंद्रीकरण था, केंद्रीकृत नहीं था। केंद्रीय प्रशासन, राजा मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। केंद्रीय प्रशासन कौन करता था? राजा। मंत्री परिषद, इस काल में यद्यपि राजा को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, किंतु राजा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। मंत्री परिषद, इस काल की यद्यपि राजा को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, किंतु राजा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। मतलब कोई भी फैसला करे मंत्री परिषद तो जरूरी नहीं है कि राजा उन बात को माने, इसलिए बाध्य नहीं था मंत्री परिषद की बात मानने के लिए। वास्तविक नौकरशाही, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन विस्तृत नौकरशाही पर ही आधारित था। अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्तर पर 18 तीर्थ और 27 महापात्र नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो हमें कितने? 18 तीर्थ मिलते हैं और 27 महापात्रों अधिकारियों का वर्णन मिलता है नौकरशाही के अंतर्गत। फिर आता है केंद्रीय प्रशासन का महत्व, संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना था और साम्राज्य विस्तार का माध्यम बनाना था। क्या करना था? जो केंद्रीय प्रशासन का महत्व क्या था कि संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सके और साम्राज्य विस्तार का माध्यम बना सके। देखिए हम पहले पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन, इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता था? तो वहां पे बैठते थे अपने कौन? राजा। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख केंद्र राजा होता था। मंत्री परिषद भी होती थी, उन किनके लिए? सलाह करने के लिए होती थी, सहायता करने के लिए, जो राजा की सलाह करते थे मंत्री परिषद। लेकिन मंत्री परिषद के सारे सलाह मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। फिर आती है विस्तृत नौकरशाही। तो मौर्य कालीन में प्रशासन में बहुत ज्यादा नौकरशाही पाई जाती थी, इसलिए अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 महापात्र नामक अधिकारियों का उल्लेख मिला है। 18 तीर्थ और 27 महापात्र अधिकारियों का उल्लेख मिला है। केंद्रीय प्रशासन का महत्व क्या था? संपूर्ण साम्राज्य का जो नियंत्रण स्थापित हो सके उसका महत्व था और साम्राज्य विस्तार का माध्यम बना सके। नेक्स्ट है हमारा प्रांतीय प्रशासन। केंद्र का विभाजन प्रांतों में होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। उत्तर में क्या था? उत्तरापथ जो कि तक्षशिला थी वहां पर, दक्षिण में कौन सी थी? स्वर्णगिरी। प्रांतों का प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था, जो कि मुख्यतः राजवंश संबंधित होता था। प्रांतों में भी केंद्र के समान एक मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय प्रशासन का महत्व क्या था? दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना इसका महत्व था। तो देखिए हम क्या देखते हैं, अब हमने केंद्रीय प्रशासन देख लिया, अब आता है प्रांतीय प्रशासन। मतलब जो केंद्र था उसके अलग अलग प्रांत थे। तो 5 प्रांतों के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। तो इसके 2 प्रमुख कौन कौन से थे? उत्तरापथ जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला और दक्षिणापथ थी जिसकी थी स्वर्णगिरी। प्रांतों में जो प्रांत अधिकारी होता था वो कुमार पुत्र या फिर आर्यपुत्र होता था, मतलब जो राजा का वंशज होता था। वह प्रांत केंद्र की तरह ही प्रांतों में एक मंत्री परिषद होती थी। प्रांतों का महत्व क्या था? वो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनको नियंत्रण स्थापित करना प्रांतों का महत्व था। अब आती है ग्राम प्रशासन। छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी ग्राम, जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। तो ग्राम प्रशासन का जो मुख्य था वो कौन था? ग्रामीणी था और प्रशासन की एक छोटी इकाई होती थी। ग्राम प्रशासन का महत्व था कि ग्रामीणों को राज्य का संरक्षण प्राप्त करा सके। जो ग्राम है उनको क्या हो जाए? राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, इसके लिए ग्राम प्रशासन होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामीणी होता था और यह प्रशासन की एक छोटी इकाई थी। अब आता है नगरीय प्रशासन।
नगरीय प्रशासन। मौर्य काल में नगरीय प्रशासन के संबंध में जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका में उल्लेखित किया गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वह 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और इसका महत्व क्या था कि मौर्य काल में जो नगरीकरण है उसका आधार पूर्व या अभूतपूर्व वृद्धि हो सके, तो यह नगरीय प्रशासन का महत्व था। देखिए, हर प्रांत में पहले तो एक केंद्र होता है, केंद्र के अलग अलग प्रांत बटे होते हैं, प्रांत बटे होते हैं ग्रामों में, तो वो नगरीय होंगे, तो नगरी में क्या था, नगरीय प्रशासन था। तो जो मेगास्थनीज की इंडिका है वहां पर हमें नगरीय प्रशासन का महत्व देखने को मिलता है और उल्लेख ही मिलता है। पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन था वो 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था और 6 समिति मतलब जो प्रत्येक समिति थी इसमें 5-5 सदस्य होते थे। इनका महत्व ये था कि मौर्य काल में जो नगरीकरण है वह अभूतपूर्व वृद्धि हो सके, मतलब उसमें वृद्धि हो नगरीकरण में। अब आता है न्यायिक प्रशासन। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था, जबकि जो छोटा न्यायालय था वो ग्राम न्यायालय होता था। मतलब न्याय प्रशासन कैसे होता था, सबसे छोटा न्यायालय था ग्राम न्यायालय और सबसे बड़ा था राजा का न्यायालय। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। प्रथम था धर्म स्थायी या दीवानी न्यायालय, मतलब जो धर्म से रिलेटेड दीवानी था उसको क्या कहा जाता था, धर्म स्थायी न्यायालय। दूसरा था कंटक शोधन अर्थात फौजदारी न्यायालय। कौन कौन से थे, पहला था धर्म स्थायी न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था, द्वितीय था कंटक शोधन न्यायालय जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। इसका महत्व था कि भारत में पहली बार स्पष्ट न्याय विधान का प्रारंभ यहीं से हुआ था। कहाँ से हुआ था, मौर्य काल से हुआ था। तो मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक होता था राजा का न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय था और एक सबसे छोटा होता था जो कि था ग्राम न्यायालय। यह अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की वर्णन किया गया है। पहला था धर्मस्थ न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था, दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय मतलब धर्म में क्या लगता है, दान लगता है, दीवानी होना चाहिए, धर्म दीवाना हो कर देता है तो दीवानी न्यायालय याद कर सकते हैं। कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय, मतलब फौज क्या करती है, सबको काट काट के रख देती है, कंटक शोधन न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय इसके अंतर्गत आता है और पहली बार हमें भारत में स्पष्ट जो न्याय विधान है उसका प्रारंभ हमें कहाँ से मिलता है, मौर्यकालीन सभ्यता से मिलता है। अब आता है राजस्व प्रशासन कैसा था। मौर्य काल में राजस्व प्रशासन भी विभिन्न विकसित अवस्था तक पहुंच चुका था। राजस्व प्रशासन में स्थायी प्रादेशिक के प्रति प्रादेशिक, समाहर्ता के प्रति समाहर्ता, राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। देखो इसमें क्या थे, स्थानीय जो राजस्व था प्रशासन की, प्रशासन भी मतलब विकसित हो चुका था। इस मतलब प्रारंभिक अवस्था थी, विकसित थी। राजस्व प्रशासन में स्थानीय प्रशासनिक के प्रति प्रादेशिक समाहर्ता के प्रति जो राजस्व प्रशासन था इसमें जो स्थानीय प्रादेशिक के प्रति जो स्थान का प्रशासन था वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था, प्रादेशिक के प्रति होता था। और जो प्रादेशिक राजस्व ग्रहण करने वाला था वो समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था और समाहर्ता राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। देखो जैसे कि स्थान का प्रशासन कौन होता था, प्रादेशिक के प्रति, और प्रादेशिक समाहर्ता के प्रति, समाहर्ता राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार से राजस्व व्यवस्था केंद्रीकृत पद्धति पर आधारित थी। मतलब इसमें क्या था, केंद्रीकृत थे। इसका महत्व था कि स्थायी राजस्व के आधार पर साम्राज्य का विस्तार हुआ और लोक कल्याणकारी योजना चलाई गई और साम्राज्य में समृद्धि आई। इसमें क्या होता, स्थानीय राजस्व के आधार पर साम्राज्य का विस्तार हुआ, लोक कल्याणकारी योजना चलाई गई और साम्राज्य में समृद्धि आई। नेक्स्ट है हमारा सैन्य प्रशासन। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में स्थायी सेना का गठन हो चुका था, मतलब स्थायी सेना रखने लगे थे। स्थायी सेना साम्राज्य विस्तार का माध्यम बनी थी। साम्राज्य विस्तार का माध्यम कौन बनी थी, स्थायी सेना। सबसे पहले ज्यादा राजस्व ने दिया और दूसरा था किसने, सैन्य प्रशासन में। अब हमारा आता है निष्कर्ष। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न स्तर थे, परंतु यह विभिन्न स्तर साम्राज्य के समृद्धि लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए साबित हुए तथा प्राचीन भारत में मौर्य काल की सर्वोच्च स्थापित करने का माध्यम भी यही बने। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक और सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा है या फिर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।